हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं व्यावसायिक बैंक के कार्य। तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, व्यावसायिक बैंक के कितने कार्य होते हैं उसको हम क्या करेंगे, वन बाय वन समझने का कोशिश करेंगे। तो बच्चों, व्यावसायिक बैंक के जो कार्य होते हैं वो मेनली 4 हैं। आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम उनके चारों कार्यों को लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उन कार्यों के भी जो प्रकार हैं उनको देखने का कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो कार्य है बच्चों व्यावसायिक बैंक का, वो क्या है, जमा स्वीकार करना। क्या है, जमा स्वीकार करना। दूसरा इसका बच्चों कार्य है ऋण देना, यानी कर्जा देना। तीसरा है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। और चौथा है बच्चों एजेंसी संबंधी कार्य। ये क्या है बच्चों, यही जो मेनली आपको दिख रही है क्या है, व्यावसायिक बैंक के कार्य हैं। आपको साइड में अच्छे से लिखा हुआ दिख पा रहा होगा। तो व्यावसायिक बैंक के जो बच्चों कार्य हैं, सबसे पहला क्या है, जमा स्वीकार करना। मतलब कि अगर आप बैंकों में पैसा जमा करना चाहें, जैसे एसबीआई हो गया, सीबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, यूको बैंक हो गया, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी बच्चे व्यावसायिक बैंक है। और इसमें अगर आप पैसा जमा करना चाहें तो क्या कोई परेशानी होती है? क्या बैंक आपको कभी ये बोला है कि हम क्या करेंगे, आपका पैसा जमा नहीं लेंगे? ऐसा वो कभी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका मेन काम क्या है बच्चों, जमा स्वीकार करना। जैसे कि हम एक शिक्षक हैं, तो क्या बच्चों हम ये कभी विद्यार्थी को बोल सकते हैं कि जाओ हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरा कार्य ही क्या है बच्चों कि हम क्या करें, बच्चों को पढ़ाएं। वैसे ही बैंक का कार्य क्या बच्चों, बैंक का कार्य है सबसे पहला जमा स्वीकार करना। और दूसरा कार्य बच्चों ऋण देना। ऋण देने का मतलब है कर्जा देना। ऋण देने का मतलब क्या है, कर्जा देना। आप लोग सुनते होंगे कि एसबीआई से 5 लाख रुपए कर्ज लिए, एचडीएफसी से 5 लाख रुपए कर्ज लिए, ऐसे ही, क्योंकि उसका काम ही दूसरा क्या बच्चों, उसका काम है ऋण देना। क्या है, ऋण देना, यानी कि कर्जा देना। तीसरा बच्चे कार्य है उसका सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, यानी कि इन दोनों के अलावा भी उसके कुछ कुछ कार्य होते हैं। हम लोग जो है उसको थर्ड पॉइंट में समझेंगे। और चौथे में है एजेंसी संबंधी कार्य, यानी कि वो एक एजेंसी के रूप में उसका क्या क्या कार्य है, हम क्या करेंगे उसको भी समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, जमा स्वीकार करने में इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। क्या है, जमा स्वीकार करना। देखिए बच्चों, बैंक जो पैसा जमा लेता है वो मेनली 4 तरह से जमा लेता है। कौन कौन तरह है? सबसे पहला जमा है बच्चों अस्थाई जमा। क्या है, अस्थाई जमा। दूसरा है बच्चों चालू जमा। तीसरा है बच्चों सीमांत जमा। और चौथा क्या है, चौथा है आवर्ती जमा। ये क्या बच्चों, ये बैंक के जमा स्वीकार करने के तरीके हैं। सबसे पहला कौन है, अस्थाई जमा। दूसरा चालू जमा। तीसरा सीमांत जमा। चौथा आवर्ती जमा। आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अस्थाई जमा को समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर अस्थाई जमा होता क्या है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आप एक फिक्स समय के लिए, कितने समय के लिए, एक फिक्स समय के लिए क्या करते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं। जैसे मान के चलिए जो फिक्स डिपॉजिट होता है ना, वो क्या है, वही अस्थाई जमा है। इसमें आप बच्चों 1 साल के लिए कर सकते हैं, 2 साल के लिए जमा कर सकते हैं। इसमें कंडीशन है, इसमें अगर आप 1 साल के लिए अस्थाई जमा किए हैं तो आप 1 साल से पहले अपना पेमेंट नहीं निकाल सकते हैं। ये कौन सा प्रकार हो गया बच्चों, ये हो गया अस्थाई जमा का प्रकार। आपको साइड में परिभाषा लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप उससे क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो पहला क्या बच्चों, अस्थाई जमा। अस्थाई जमा में क्या होता है, एक निश्चित समय के लिए बैंक जो है वो पैसा जमा लेती है और इसके बदले क्या देती है, आपको ब्याज देती है। चाहे वो 4% का हो, 5% का हो, वो बैंक पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना इंटरेस्ट
देगी। इसमें जो है बच्चों, इसमें सबसे अधिक क्या मिलता है, ब्याज मिलता है इन सभी जमा को अगर हम लोग देखें तो इसमें बच्चों क्या होता है, हाईएस्ट आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर जो होगा सर्वाधिक किसका होगा बच्चों, अस्थाई जमा का होगा। अब ये अस्थाई जमा 1 साल के लिए भी हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों तक पैसा को अपना जमा रखना चाहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों चालू जमा, और इसमें कंडीशन है कि आप एक बार अगर मान के चलिए 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आप उसमें पैसा बार बार ऐड नहीं कर सकते हैं। वो 1 लाख रुपए क्या होगा, कई वर्षों तक, जितने वर्षों तक आप उसको रखना चाहते हैं वो फिक्स हो जाएगा। इसमें आप पैसा ऐड भी नहीं कर सकते, किसमें, अस्थाई जमा में। उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे बच्चों सेकंड टाइप हुआ है चालू जमा का। किसका, चालू जमा का। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जब आपका मन है तब आप पैसा जमा कर सकते हैं, और जब आपका मन है आप पैसा का निकासी कर सकते हैं। यानी कि इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है। इसमें आप पैसा जमा भी अपने मन से करते हैं और साथ ही साथ आप निकालते भी अपने मन से हैं। और सबसे कम जो बच्चों आपको इंटरेस्ट मिलता है वो किसमें मिलता है, चालू जमा में मिलता है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप लगातार अपने पैसा को कभी निकाल रहे हैं, कभी बैंक को दे रहे हैं, कभी निकाल रहे हैं, कभी बैंक को दे रहे हैं। इसीलिए इसका जो बच्चों ब्याज दर होता है वो क्या होता है, वो मिनिमम होता है। किसका, चालू जमा का। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपका बाउंडेशन नहीं रहता है। आप चाहें तो 1 लाख रुपए डाल भी सकते हैं और दूसरे दिन क्या कर सकते हैं, 1 लाख रुपए को निकाल भी सकते हैं, या उस सेम दिन भी क्या कर सकते हैं, आप अपने पैसा को निकाल सकते हैं। तो वो किसका खासियत है, वो है चालू जमा का खासियत। आप सभी का जो बच्चों अकाउंट होगा 90% बच्चा का वो किस में होगा, तो वो हो जाएगा चालू जमा में। किसमें, चालू जमा में। तीसरा आता है बच्चों सीमांत जमा। तीसरा क्या है, सीमांत जमा। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया है, थोड़ा सा नाम का यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। सीमांत नहीं, यहाँ पर हो जाएगा संचयी जमा। कौन सा जमा हो जाएगा, संचयी जमा हो जाएगा। इसमें क्या कंडीशन है बच्चों, इसमें आप पैसा तो जमा कर सकते हैं, पैसा जमा करने का आपको फ्रीडम है, लेकिन निकालने का फ्रीडम आपको नहीं है। अगर आप 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए सीमांत जमा करते हैं, संचयी जमा करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 साल तक इसमें आप पैसा समय समय पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन पैसा जो आपका निकासी होगा वो कितने दिनों के बाद होगा, वो 2 साल के बाद होगा। यानी कि इसमें पैसा आप निकाल नहीं सकते अपने मन से, लेकिन अपने मन से आप क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं। किस जमा में, संचयी जमा में। उसके बाद है बच्चों आवर्ती जमा। कौन सा जमा, आवर्ती जमा। आवर्ती जमा को बच्चों हम लोग बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बोले तो आप ईएमआई तो सभी जानते होंगे। ईएमआई में क्या होता है, आपको एक फिक्स अमाउंट निश्चित कर दिया जाता है, इतना अमाउंट क्या करना है, आपको समय समय पर पे करते जाना है। वो क्या कहलाता है बच्चों, वो ईएमआई कहलाता है। वैसा ही कुछ होता है बच्चों आवर्ती जमा में। इसमें भी क्या होता है, इसमें एक फिक्स अमाउंट होता है। मान के चलिए 1000 रुपए आपका आवर्ती जमा वाला खाता खोल दिया गया, तो क्या होगा, हर महीने 1000 रुपए क्या होगा, आपके खाते से ऑटोमेटिक कटता चला जाएगा। किसमें, आवर्ती जमा में। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये चारों समझ में आ गया होगा। पहला क्या था, पहला था अस्थाई जमा। इसमें क्या होता है, एक निश्चित समय के लिए आप अपना निश्चित पैसा को जमा करते हैं, उससे पहले ना आप उसमें पैसा ऐड कर सकते हैं ना पैसे को निकाल सकते हैं। दूसरा था बच्चों चालू जमा। क्या था, चालू जमा था। इसमें आप पैसा अपने मन से जमा भी कर सकते हैं, अपने मन से निकाल भी सकते हैं। और तीसरा था बच्चों संचयी जमा। क्या था, संचयी जमा था। संचयी जमा में क्या होता है, इसमें आप पैसा तो जमा कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो है आप पैसा क्या कर सकते हैं, जमा तो कर सकते हैं, लेकिन निकालने का आपके पास अधिकार नहीं है। वो जब तक समय पूरा नहीं होगा तब तक वो क्या होगा, आप पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। ये वही हो गया बच्चों, मेहमान आता अपने मन से लेकिन जाता किसके मन से, जाता है घर वाले के मन से। वही सेम बात है, यहाँ पे पैसा आएगा आपके मन से लेकिन जाएगा किसके मन से, जाएगा बैंक के मन से। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों आवर्ती जमा। इसमें क्या होता है, आपका महीना या पर डे का या सालाना का कुछ अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है। जब आपका समय आएगा तो आपके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिक काट लिया जाएगा, और अगर आपके अकाउंट में पैसा अवेलेबल ना हो तो आपको क्या देना पड़ सकता है, आपको फाइन देना पड़ सकता है।
ठीक है। तो ये तो बच्चों हो गए किसके रूप, ये तो हो गए बच्चों जमा करने के रूप, कि आप अपना पैसा बैंक को जमा कैसे कैसे कर सकते हैं। अब आइए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, व्यावसायिक बैंक के दूसरे कार्य को देखते हैं, जो क्या है, ऋण देना यानी कर्जा देना। तो आइए देखते हैं कि बैंक जो है वो कर्जा कितने तरह से आपको देता है। तो यहाँ पर देखिए बैंक 5 प्रकार से लोन देता है। सबसे पहला है अल्पकालिक ऋण, दूसरा है नकद साख, तीसरा है अधिविकर्ष, चौथा है विनिमय बिलों का भुगतान, और पांचवा क्या है, ऋण एवं अग्रिम यानी लोन एंड एडवांसेस। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि ऊपर से समझना इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम नीचे से समझेंगे तो क्या होगा, आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। सबसे ऊपर में क्या है, अल्पकालिक ऋण। जैसा कि आप यहाँ पे नाम से भी पता कर सकते हैं कि कम समय के लिए दिया जाने वाला ऋण क्या कहलाता है, अल्पकालिक ऋण कहलाता है। यानी कम समय कितना हुआ, 1 साल से कम के समय के लिए। जब आपको 1 साल से कम समय के लिए लोन मिले वो क्या हो गया, अल्पकालिक ऋण हो गया। वैसे बच्चों आप एक और एग्जांपल से पता कर सकते हैं कि जैसे कि अमेजन में एक ऑप्शन होता है पे लेटर का, किसका, पे लेटर का ऑप्शन होता है, जिसमें क्या होता है कि आप सामान आपको दे दिया जाता है और पेमेंट आप क्या कर सकते हैं, अगले महीने भी कर सकते हैं, या हाईएस्ट आप 3 महीने बाद क्या कर सकते हैं, उसका एक EMI के रूप में पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ 3 महीने क्या हुआ, बहुत बड़ा समय तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, अमेजन पे लेटर जो है ये क्या दे रहा है, कम समय के लिए लोन दे रहा है। तो वो कौन सा लोन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अल्पकालिक ऋण। यानी कि बैंक जब भी 1 साल से कम समय के लिए लोन दे तो वो कौन सा लोन हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्पकालिक ऋण। साइड में आपको दिख पा रहा होगा। दूसरा है बच्चों नकद साख। नकद साख अब ये क्या होता है, ये बच्चों क्रेडिट कार्ड की तरह है। इसमें क्या होता है, बैंक आपको एक फिक्स अमाउंट कर देता है कि आप क्या कर सकते हैं, मान के चलिए आपको 50,000 का कार्ड मिलता है, कितना का, 50K का कार्ड मिला। आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ये आपका नकद साख हो गया। मतलब कि आप जब चाहें, जब आपका मन चाहे, आप क्या कर सकते हैं, इस पैसे का यूज कर सकते हैं, लेकिन बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, आपको ब्याज देना पड़ेगा। क्या हो गया, ये नकद साख हो गया। नकद का मतलब होता है कि ऐसा साख जो क्या हो, हमेशा आपके जेबी में घूमता रहे। तो वो कौन सा साख हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है नकद साख। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आप अल्पकालिक ऋण भी लेने जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर बैंक आपको इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से उस काउंटर क्या करेगा, आपको चारों तरफ 360 डिग्री में घुमाएगा। लेकिन नकद साख में ऐसा नहीं है। नकद साख में क्या है, आपको एक कार्ड दे दिया जाता है, आप जब मन चाहे किसी दुकान पर गए, कोई सामान पसंद आ गया, क्या कर सकते हैं, आराम से वहां पे आप कार्ड दिए, कार्ड से पेमेंट हो गया। और आपसे पैसा कब वसूलेगा बैंक, जब उस जो निश्चित समय अवधि आपको दिया गया है पेमेंट देने का, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, जब उतना समय होगा तो बैंक क्या करेगा, आपसे पैसा वसूल कर लेगा। तो क्या हो गया बच्चों, वो नकद साख हो गया, उसमें कोई झंझट नहीं है। जैसे आप ATM कार्ड का यूज करते हैं वैसे ही आप क्रेडिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। वही हो गया, क्रेडिट कार्ड सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है, किसका, नकद साख का। तीसरा है बच्चों अधिविकर्ष। तीसरा क्या है, अधिविकर्ष है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें भी ये भी क्रेडिट कार्ड की तरह ही है, लेकिन उसे थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल थोड़ा सा। जितना अंतर बच्चों डीजल और पेट्रोल में होता है। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, अधिविकर्ष में क्या होता है, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो बैंक आप पे मेहरबानी करेगा और बोलेगा कि तुम जो है 1 लाख से ज्यादा भी पैसा निकाल सकते हो। कितना, 20,000 ज्यादा निकाल सकते हो। तो ये 20,000 क्या हो जाएगा बच्चों, अधिविकर्ष हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट में 0 बैलेंस है, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो फिर क्या करेगा, बैंक साफ मना कर देगा, बोलेगा हम तो तुमको बोलबे नहीं किए थे पैसा निकालने के लिए, हमारा क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं जानते। तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पर ये फेल कर जाएगा। लेकिन नकद साख में ऐसा नहीं है। नकद साख में अगर आपको 50,000 रुपए दिया तो वो बैंक दे दिया, अब वो वसूल कैसे करेगा वो खुद जानता है, उसमें वो अपना झंझट नहीं पालता है। लेकिन अधिविकर्ष में क्या होता है, अधिविकर्ष में जो है अगर आपका अमाउंट फिक्स है कि 1 लाख रुपए पर आपको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये तभी मिलेगा जब आपके अकाउंट में कितना हो, 1 लाख रुपया हो। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, विनिमय बिलों का भुगतान। क्या है, विनिमय बिलों का भुगतान। अब ये क्या होता है बच्चों, जैसे मान के चलिए कि
जब आप बच्चे थे, जब आप क्या थे, बच्चे थे, उस समय क्या होता था, आपके जो दादाजी थे, कौन, आपके दादाजी, अगर आप बोलते होंगे हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बिस्किट, क्या चाहिए, हमको चाहिए बिस्किट, तो दादाजी क्या बोलते थे कि तुम जाओ फलना दुकानदार को बोल देना मेरा नाम, और तुमको क्या होगा, तुमको जो है वहां पर वो जो है वो सामान दे देगा, तुम क्या ले लेना, तुम बिस्किट ले लेना। तो आप क्या करते हैं, आप वहां पर जाते हैं, आप बोलते हैं कि हमारे दादाजी बोले हैं कि हमको क्या दे दीजिए, बिस्किट दे दीजिए, और वो दुकानदार क्या करता है, आपको बिस्किट दे देता है। तो कुछ वैसा ही प्रक्रिया होता है बच्चों विनिमय बिलों का भुगतान में। इसमें क्या होता है कि आप कोई सामान का बिल लेके जाते हैं किसके पास, बैंक के पास, बैंक वो बिल को देखता है, उसके बाद वो क्या करता है, जहां से आप सामान खरीदे हैं उससे कांटेक्ट करता है, और क्या करता है, वो डायरेक्ट उस दुकानदार को ही पेमेंट कर देता है, और डायरेक्ट वो दुकानदार को पेमेंट करेगा, और बाद में क्या करेगा, बैंक जो है आपसे वो उसका भुगतान कर लेगा। इसका बहुत अच्छा बच्चों एग्जांपल है, मान के चलिए अगर आप लैपटॉप लेते हैं ईएमआई पे, क्या चीज, लैपटॉप लेते हैं ईएमआई पे, अगर आप लेनोवो का लैपटॉप लिए हैं, किसी कंपनी का, लेनोवो का, तो फिर क्या यहाँ पे लेनोवो लोन देगा क्या, लेनोवो थोड़ी ना ईएमआई कराता है, ईएमआई कौन कराएगा, ईएमआई कराएगा प्राइवेट बैंक, जैसे एचडीएफसी हो गया, बजाज हो गया, ये सभी क्या करेगा, ये सभी फाइनेंस कराता है। तो ये क्या होता है बच्चों, लेनोवो उस लैपटॉप का जो बिल है वो किसको भेजा जाएगा, वो भेजा जाएगा एचडीएफसी को या बजाज को या महिंद्रा फाइनेंस को भेजा जाएगा, और ये जो बच्चों बैंक है ये क्या करता है, इस कंपनी को फुल पेमेंट कर देता है कि लो भाई तुम्हारा अगर 70,000 का लैपटॉप है तो तुम क्या करो, मेरे से पेमेंट ये रख लो। तो ये क्या हुआ, बजाज जो है ये फुल पेमेंट किसको कर दिया, लेनोवो को कर दिया, और ये क्या करेगा बजाज, बजाज आपसे ले लेगा क्या चीज, ईएमआई, क्या ले लेगा, ईएमआई। आप जितना महीना बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे उतना क्या करते जाएगा, इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि समय बढ़ने से क्या होता है बच्चों कि बैंक का जो भरोसा है वो कम होता है, उसी भरोसे को रिकवर करने के लिए क्या करता है, बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते जाता है। तो वो कौन सा हो गया बच्चों, वो हो गया विनिमय बिलों का भुगतान। तो उम्मीद आप लोग विनिमय बिलों का भुगतान समझ गए होंगे कैसे होता है। अब आइए बच्चों हम लोग अंतिम टाइप पे समझते हैं, जो क्या है, ऋण एवं अग्रिम। अब आइए बच्चों हम लोग सबसे लास्ट टाइप को समझते हैं, जो क्या है आपका ऋण या अग्रिम। इसमें क्या होता है बच्चों, इसका सीधा सा मतलब है बैंक जो है आपका कोई सामान को क्या रखेगा, गिरवी रखेगा, और आपको क्या दे देगा, लोन दे देगा, और अगर आप उस लोन को नहीं चुकाते हैं तो ये सामान जो है आप जिसको गिरवी रखे थे वो किसका हो जाता है, वो बैंक का हो जाता है। और ये जो सामान गिरवी रखता है ये हमेशा इसका जो प्राइस है वो आपके लोन के प्राइस से हमेशा ज़्यादा ही होता है। यानी कि अगर आप 50,000 का सामान गिरवी रख रहे हैं तो लोन का जो अमाउंट होगा वो 30K से 35K तक हो सकता है हाईएस्ट। कभी भी वो आपको 50,000 का लोन इसके बदले में नहीं देगा, क्योंकि उसको क्या जोड़ना है, अगर आप पैसा नहीं देते हैं समय पे तो उसी में उसका इंटरेस्ट रेट भी उसको जोड़ना होता है। इसीलिए जब भी बच्चों कोई सा बैंक गिरवी रखता है कोई सामान तो क्या करता है, हमेशा आप जितना प्राइस है उस सामान का उससे हमेशा आपको कम ही लोन पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों क्या, जमा स्वीकार कैसे करता है व्यावसायिक बैंक, ऋण कैसे देता है ये समझ गए। अब आता है हमारे पास बच्चों तीसरा पॉइंट, जो क्या है, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। अब आइए क्या करते हैं, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग तीसरे पॉइंट को समझते हैं, जो क्या है आपका सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, जिसमें से कि पहला कार्य बच्चों यात्री चेक। यात्री चेक के बारे में अगर आप पिछला क्लास अटेंड किए होंगे उसमें हम आपको अच्छे से बताए थे, लेकिन इसमें भी हम आपको अच्छे से ही बताएंगे। यात्री चेक देखिए बच्चों होता क्या है, मान के चलिए जो बच्चों लगातार घूमते हैं, जो घूमने के शौकीन हैं, लेकिन अपने साथ ज्यादा मात्रा में वो कैश लेके नहीं जा सकते, तो फिर वो क्या करते हैं बच्चों, वो किसी बैंक के पास जाते हैं, बैंक को बोलते हैं कि भाई साहब हमको क्या करो, हमको तुम दे दो यात्री चेक। यात्री चेक आप 100 रुपए का भी ले सकते हैं, 500 रुपए का भी ले सकते हैं, 1000 का भी, 10,000 का भी, वो आपका मन है आप कितना का यात्री चेक लेते हैं।
100 रुपए का एक यात्री चेक क्या किया बच्चों, आपको बैंक जारी कर दिया, और जब आप यात्री चेक को रिसीव करेंगे उस पे भी आपका क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। 100 रुपए का आप खरीद लिए यात्री चेक। अब मान के चलिए क्या होता है, रास्ते में आप जा रहे थे लेकिन आपका ये चेक क्या होता है, गिर जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या यात्री चेक गिर गया तो क्या ऐसा होगा क्या कि जो पैसा है वो कोई और व्यक्ति निकाल सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपका यात्री चेक गिर गया और वो चेक लेके कोई बैंक के पास जाता है कि हमको इस चेक के बदले पैसा दे दो, तो बैंक क्या करेगा, उसको लात देके भगा देगा, क्योंकि बैंक क्या बोलेगा कि पहले तुम इस पे सिग्नेचर करो। और अगर वो सिग्नेचर नहीं कर पाएगा तो फिर क्या करेगा, बैंक जो है उस चेक को निरस्त कर देगा, अगर आपका सेम टू सेम सिग्नेचर नहीं हुआ तो। क्योंकि देखिए बच्चों, वहां पे वो जो सिग्नेचर चेक होता है वो आंखों से चेक नहीं किया जाता है, ये चेक मशीन करती है। कौन करती है? मशीन चेक करती है। और मशीन जो है आप कितना प्रेशर से लिखे हैं कागज पे, इसको भी क्या करती है, वो नोटिस करती है। इसीलिए बच्चों यात्री चेक क्या है, यात्री चेक बिल्कुल भी 100% सेफ है। और अगर, क्योंकि सेफ कैसे है, तो सेफ ऐसे है क्योंकि अगर आपका ये चेक गिर भी जाता है तो इस चेक के बदले कोई दूसरा व्यक्ति पैसा नहीं निकाल पाएगा। लेकिन अगर बच्चों आपका नॉर्मल वाला चेक है तो फिर क्या कर सकता है, आप जिसको हस्ताक्षर करके देंगे वो इजीली उससे पैसा निकाल सकता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे है लॉकर का सुविधा। किस चीज का सुविधा? लॉकर का सुविधा। देखिए बच्चों, ये लॉकर का सुविधा क्या होता है कि मान के चलिए मेरा बैंक में खाता है, क्या है, मेरा बैंक में खाता है, और हमको इतना पता है कि अगर हम अपने घर में अपना गहना सब रखेंगे, आभूषण रखेंगे, महंगा सामान रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो चोरी होना निश्चित है। क्योंकि घर के आसपास क्या कौन भौंक रहा है बच्चों, चोर उचक्के भौंक रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों बैंक क्या देता है, बैंक आपको लॉकर का सुविधा देता है। वहां पर आपको जो है एक निश्चित लॉकर मिल जाएगा, उसका आपको चाबी दे दिया जाएगा। और जब आप बच्चों वहां पर किसी लॉकर से पैसा निकालने जाएंगे तो वहां आपको क्या करना पड़ता है, आपको वहां पर पहले सिग्नेचर करना पड़ता है। तो फिर क्या करेगा बच्चों, वहां पर पहले आपका सिग्नेचर लेगा, उसके बाद बैंक क्या करेगा, आपको लॉकर का रूम दिखा देगा, और लॉकर में आप क्या कर सकते हैं, वहां पे चाबी डाल के अपना सामान निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना आपको कि लॉकर कभी अगर चोरी हो जाता है, यानी कि अगर पूरा का पूरा बैंक का लॉकर ही चोरी हो गया, तो बैंक इस लॉकर में रखा सामान का गारंटी नहीं लेता है। क्योंकि इसमें कितना पैसा आप रखे हैं, कितना महंगा सामान आप रखे हैं, इसका भी बैंक जो है वो ब्यौरा आपसे नहीं लेता है। मतलब कि वो आपसे नहीं पूछेगा कि आप अपने लॉकर में 5 लाख का सामान रखे हैं कि 50 लाख का सामान रखे हैं। इसीलिए अगर कभी लॉकर से आपका सामान चोरी हो जाता है तो बैंक इसका गारंटी नहीं लेता है। लेकिन बैंक अपने तरफ से पूरा इसको सिक्योर करने का कोशिश करता है, क्योंकि अगर बैंक का लॉकर से कोई चीज चोरी हो जाएगा तो बैंक का जो इज्जत है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। अब आइए बच्चों तीसरा हम समझते हैं। तीसरा क्या है, एटीएम। एटीएम का मतलब है बच्चों, बैंक जो है हमको देता है डेबिट कार्ड। क्या देता है, हमको देता है बैंक डेबिट कार्ड। यानी कि डेबिट कार्ड क्या होता है बच्चों, एक प्लास्टिक का कार्ड देता है जिसमें क्या रहता है, आपका अकाउंट में जितना भी पैसा है आप उस कार्ड के जरिए से निकाल सकते हैं। किसके जरिए से, डेबिट कार्ड के। लेकिन डेबिट कार्ड से पैसा आप हवा में तो नहीं निकालेंगे, इसके लिए कोई मशीन तो होना चाहिए। इसीलिए बच्चों बैंक क्या करती है, जगह जगह पर एटीएम मशीन लगवाती है, और इस एटीएम मशीन में क्या रहता है, पैसा रहता है। जैसे ही आप उसमें डेबिट कार्ड देंगे और आप अपना सही पिन दर्ज करेंगे तो क्या होगा, खटाक से आपका उसमें से पैसा निकल जाएगा। किसमें से, एटीएम मशीन से, ऑटोमेटिक टेलर मशीन से। ऑटोमेटिक टेलर मशीन का मतलब हो गया बच्चों कि स्वचालित कैशियर। क्या हो गया, स्वचालित कैशियर। अब आइए बच्चों हम लोग चौथे पॉइंट को समझते हैं
चौथा है हमारा व्यापारिक सूचना एकत्रित करना। क्या है? व्यापारिक सूचना एकत्रित करना। यानी कि बच्चों क्या करता है बैंक का एक और कार्य है कि ये क्या करता है कि अपने आसपास के जो भी क्षेत्र में इसके बिजनेस चल रहे होते हैं उसको क्या करता है, ये नोटिस करता है। और मान के चलिए अगर वो बिजनेसमैन लोन लेने के लिए आता है तो फिर क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग यानी उसका क्षमता कितना है, कितना वो प्रोडक्शन कर पाता है, कितना वो प्रॉफिट ले पाता है, इसके बल पे क्या होता है बैंक उस बिजनेसमैन को क्या देता है बच्चों, लोन देता है। तो ये तो हो गए क्या बच्चों, ये हो गए सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, एजेंसी संबंधी कार्य, यानी कि बैंक जो है एज एजेंसी क्या क्या काम करता है। देखिए बच्चों बैंक तो वैसे और भी बहुत सारा एजेंसी संबंधी कार्य करता है, लेकिन इसमें से ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो काम है उसका बच्चों वो क्या है, चेक या ड्राफ्ट जारी करना। यानी कि वो आपको क्या देता है, नॉर्मली चेक देता है जिसपे आप अपना साइन करते हैं और इजीली वो कोई भी व्यक्ति जाएगा बैंक तो उसके बदले उसको क्या होगा, पैसा मिल जाएगा। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा होता है बच्चों ब्याज का वितरण। यानी कि अगर आप क्या किए हैं, पैसा बैंक में जमा किए हैं, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, कब मिलेगा, इन सभी का वितरण क्या करता है, बैंक एज एजेंसी होकर के काम करता है। और तीसरा बच्चों बीमे का भुगतान। यानी कि मान के चलिए आप कोई बैंक का बीमा करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं और आपकी क्या हो जाती है, कभी डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा, बैंक को जितना आपका इंश्योरेंस होगा उस पेमेंट को क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपके एजेंसी संबंधी कार्य। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद आपको ये पूरा का पूरा क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।